नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम जनवरी से जून 2026 तक के टॉप आरबीआई सर्कुलर्स, मास्टर डायरेक्शंस और बैंकिंग अवेयरनेस को कवर करेंगे। आपकी शानदार तैयारी के लिए हमने कुल 700 प्लस एमसीक्यूज की एक पूरी सीरीज तैयार की है। यह उसी सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले पार्ट 1 और 2 में हम 150 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। तो चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। As per the Reserve Bank of India guidelines, what is the maximum time allowed to report an over-the-counter (OTC) money market transaction that is executed outside the negotiated dealing system call (NDS) call platform? Option A. Within 60 minutes of execution. Option B. Within 30 minutes of execution. Option C. Within 15 minutes of execution. Option D. Within 24 hours of execution. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 15 मिनट। ध्यान दें, यह टाइम लिमिट तब शुरू होती है जब इंटरेस्ट रेट तय हो जाता है। चाहे डील का साइज कुछ भी हो, बायर और सेलर दोनों को यह रिपोर्टिंग पूरी करनी होती है, या फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इसे कर सकता है। इसका असल कारण यह है कि ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना जरूरी है। हालांकि अगर वे सीधे नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम कॉल प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करते हैं, तो उन्हें यह अलग से रिपोर्टिंग नहीं करनी पड़ती है। आइए इस विषय को और गहराई से समझते हैं। आइए इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। How often does the Reserve Bank of India publish the Financial Stability Report to present the assessment of the Subcommittee of the Financial Stability and Development Council (FSDC)? Option A. On a monthly basis. Option B. On a quarterly basis. Option C. On a half-yearly basis. Option D. On an annual basis. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी हाफ ईयरली बेसिस। ध्यान दें, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑफिशियल पब्लिकेशन है। यह रिपोर्ट फाइनेंशियल सिस्टम के रिस्क असेसमेंट को दिखाने के लिए साल में 2 बार आती है। यह रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की सब कमिटी के विचार दिखाती है। हाल ही में इसमें सभी डोमेस्टिक फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर्स जैसे सेबी और आईआरडीआई से इनपुट्स लिए जाते हैं। चलिए इसी तरह कुछ और नया सीखते हैं। चलिए इस महत्वपूर्ण सवाल को हल करते हैं। According to the Financial Stability Report by the RBI, what was the overall gross non-performing asset ratio of Indian banks at the end of March 2026? Option A. 0.5%. Option B. 0.7%. Option C. 1.7%. Option D. 1.8%. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 1.8%। जरा सोचिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के बैंकों का कुल ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मार्च 2026 के अंत तक 1.8% के बहुत निचले स्तर पर पहुंच गया है। हाल ही में यह कई दशकों का सबसे निचला स्तर है, जो पिछले साल 2.3% था। रिटेल सेक्टर में सिक्योर्ड लोन के लिए बैड लोन रेशो 0.7% था, जबकि अनसिक्योर्ड रिटेल लोन थोड़ा ज्यादा 1.7% पर था। इसके अलावा हाउसिंग लोन के लिए बैड लोन रेशियो मार्च 2026 में गिरकर 0.5% हो गया। यह मार्च 2019 में देखे गए 1.2% से एक बहुत बड़ी गिरावट थी। आइए इस जानकारी को आगे बढ़ाते हैं।
आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। What is the projected gross non-performing asset ratio for scheduled commercial banks, SCBs, by March 2028 under the baseline macroeconomic scenario of the June 2026 Financial Stability Report? Option A, 1.9%. Option B, 2.5%. Option C, 2.8%. Option D, 3.8%. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1.9%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून 2026 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में बैंकिंग एसेट क्वालिटी के लिए अपने मैक्रो स्ट्रेस टेस्टिंग मॉडल्स शेयर किए हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का सिस्टम वाइड ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो 1.9% तक पहुंचने की उम्मीद है। ध्यान दें, यह स्तर मार्च 2028 तक नॉर्मल बेसलाइन स्थिति के तहत अपेक्षित है। इसका असल कारण यह है कि स्लिपेज रेशो में लगातार सुधार हो रहा है। चलिए इस टॉपिक को पूरा करते हैं। चलिए एक और दिलचस्प सवाल देखते हैं। What is the projected gross non-performing asset ratio range for scheduled commercial banks, SCBs, by March 2028 under severe macroeconomic stress scenarios? Option A, 1.9% to 2.5%. Option B, 2.8% to 3.2%. Option C, 3.8% to 4.1%. Option D, 5.3% to 5.6%. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 3.8% से 4.1%। जून 2026 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एसेट क्वालिटी के लिए एडवर्स कंडीशंस को देखती है। अगर नॉर्मल इकोनॉमी गंभीर स्ट्रेस में जाती है, तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों का कुल ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो 3.8% और 4.1% के बीच बढ़ जाएगा। एसेट क्वालिटी में यह गिरावट मार्च 2028 तक होने की उम्मीद है। ध्यान दें, इसका असल कारण यह है कि बढ़े हुए ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जैसी चुनौतियां बैंकिंग सिस्टम पर भारी दबाव डाल सकती हैं। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओटीसी मनी मार्केट ट्रांजैक्शन को 15 मिनट के अंदर रिपोर्ट करना अनिवार्य है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को हाफ ईयरली बेसिस पर पब्लिश करता है। मार्च 2026 के अंत तक बैंकों का ग्रॉस एनपीए 1.8% था। मार्च 2028 तक बेसलाइन ग्रॉस एनपीए 1.9% रहने की उम्मीद है। गंभीर स्ट्रेस की स्थिति में ग्रॉस एनपीए 3.8 से 4.1% होगा। चलिए इस सवाल को देखते हैं। What is the projected aggregate capital adequacy ratio for scheduled commercial banks, SCBs, by March 2028 under the baseline macroeconomic scenario? Option A, 13.0%. Option B, 13.3%. Option C, 15.6%. Option D, 20.8%. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 15.6%। हाल ही में जारी जून 2026 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट यह दिखाती है कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स अपना कैपिटल बफर मजबूत रखेंगे। इसका असल कारण यह है कि मार्च 2026 में यह रेशियो 17.7% था, जो एक मजबूत स्थिति है। और अगर इकोनॉमी नॉर्मल रहती है, तो मार्च 2028 तक
यह सिस्टम लेवल रेशियो 15.6% पर रहेगा, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट से काफी ऊपर है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। According to the macro stress models in the June 2026 Financial Stability Report, how many scheduled commercial banks, SCBs, are projected to breach minimum regulatory capital norms under severe stress scenarios by March 2028? Option A. 1 to 2 individual banks. Option B. 3 to 4 individual banks. Option C. 14 to 15 individual banks. Option D. 45 to 46 individual banks. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 से 2 इंडिविजुअल बैंक्स। ध्यान दें, अगर कोई बहुत बड़ा सीवियर इकोनॉमिक स्ट्रेस आता है, तो भी हमारा बैंकिंग सिस्टम काफी हद तक सुरक्षित है। हाल ही के मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट बताते हैं कि बहुत खराब स्थिति में कुल कैपिटल रेशियो 13.0 से 13.3% तक गिर सकता है। और हैरानी की बात है कि इस मार्च 2028 के टेस्ट सिनेरियो में केवल 1 से 2 इंडिविजुअल कमर्शियल बैंक्स ही अपने मिनिमम कैपिटल रूल्स को पूरी तरह से तोड़ेंगे, बाकी सब सेफ रहेंगे। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Which regulatory capital requirement are scheduled commercial banks, SCBs, projected to meet across all stress test scenarios according to the June 2026 Financial Stability Report? Option A. Minimum Common Equity Tier 1 CET1 capital requirement. Option B. Minimum Additional Tier 1 at 1 capital requirement. Option C. Minimum Tier 2 T2 supplementary capital requirement. Option D. Minimum Domestic Systemically Important Bank DSIB capital requirement. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी मिनिमम कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका असल कारण यह है कि मार्च 2026 में बैंक्स का CET1 रेशियो 15.3% के रिकॉर्ड हाई पर था। इसलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार चाहे कोई भी स्ट्रेस कंडीशन आ जाए, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इस कानूनी मिनिमम रिक्वायरमेंट को हमेशा पूरा करेंगे। यह बैंक्स की एक बहुत ही सॉलिड फाइनेंशियल रेजिलियंस को दिखाता है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। What is the projected gross non-performing asset ratio for the non-banking financial company NBFC sector by March 2027 under the baseline scenario? Option A. 1.9%. Option B. 2.5%. Option C. 2.8%. Option D. 4.1%. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 2.8%। जरा सोचिए, शैडो बैंकिंग या NBFC सेक्टर का ग्रॉस NPA मार्च 2026 में 2.4% पर था। और अब बेसलाइन सिनेरियो के तहत यह अनुमान लगाया गया है कि नॉर्मल कंडीशन में मार्च 2027 तक यह खराब लोन का लेवल सिर्फ 2.8% तक ही पहुंचेगा। यह एक बहुत ही कंट्रोल्ड एसेट क्वालिटी को दर्शाता है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। How many individual non-banking financial companies, NBFCs, are projected to fall below the statutory regulatory capital norms under a severe credit stress test scenario? Option A. 2 individual companies. Option B. 15 individual companies.
Option C. 46 individual companies. Option D. 50 individual companies. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 15 इंडिविजुअल कंपनीज। ध्यान दें, नॉर्मल कंडीशन में एनबीएफसी सेक्टर का कुल कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मार्च 2027 तक 20.8% तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसका असल कारण यह है कि अगर कोई बहुत भयंकर सीवियर क्रेडिट स्ट्रेस इवेंट होता है, तो 15 इंडिविजुअल नॉन बैंकिंग कंपनीज अपने लीगल कैपिटल रूल्स के मिनिमम 15% फ्लोर से पूरी तरह नीचे आ जाएंगी। चलिए, अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स मार्च 2028 तक 15.6% कैपिटल रेशियो मेंटेन करेंगे। सीवियर स्ट्रेस में केवल 1 से 2 बैंक्स ही अपने मिनिमम कैपिटल रूल्स को तोड़ेंगे। सभी स्ट्रेस टेस्ट्स में बैंक्स अपना मिनिमम CET1 कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी तरह से मेंटेन रखेंगे। बेसलाइन कंडीशन में एनबीएफसी सेक्टर का ग्रॉस एनपीए मार्च 2027 तक 2.8% होगा। सीवियर क्रेडिट स्ट्रेस में 15 इंडिविजुअल एनबीएफसी कंपनीज अपने लीगल कैपिटल रूल से नीचे आ जाएंगी। चलिए इस सवाल को देखते हैं। According to the Financial Stability Report by the RBI, what market share did financial technology firms hold in personal loans below 50,000 rupees as of March 2026? Option A. 10.1%. Option B. 30.7%. Option C. 41.6%. Option D. 56.8%. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 56.8%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार फिनटेक फर्म्स ने मार्च 2026 तक 50,000 रुपए से कम के पर्सनल लोन्स में 56.8% मार्केट शेयर हासिल कर लिया है। 1 जनवरी 2001। अगले सवाल में हम इस विषय पर और चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। As noted in the Financial Stability Report by the Reserve Bank of India, what was the delinquency rate for small ticket personal loans given by fintech lenders in March 2026? Option A. 1.4%. Option B. 4.1%. Option C. 5.7%. Option D. 6.4%. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 6.4%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार फिनटेक कंपनीज के स्मॉल पर्सनल लोन्स का बैड लोन रेट मार्च 2026 में 6.4% तक पहुंच गया। 1 जनवरी 2002। अगले सवाल में हम इस विषय से जुड़ी एक और दिलचस्प बात जानेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। According to the Financial Stability Report by the RBI, what did the proportion of microfinance borrowers with loans from 3 or more lenders fall to by March 2026? Option A. 6.4%. Option B. 8.1%. Option C. 9.7%. Option D. 22.7%. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 9.7%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दिखाती है कि
3 या अधिक जगहों से लोन लेने वाले माइक्रोफाइनेंस बोरोअर्स की संख्या मार्च 2026 में गिरकर 9.7% हो गई। यह गिरावट दिखाती है कि लोग एक साथ बहुत सी जगहों से उधार नहीं ले रहे हैं, जो लोन मार्केट को स्थिर रखने में मदद करता है। इसी समय माइक्रोफाइनेंस सेक्टर में उधार लेने वाले कुल लोगों की संख्या में पिछली तिमाही के दौरान 22.7 लाख की कमी आई। हाल ही में रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्राहकों की संख्या कम होने के बावजूद प्रति व्यक्ति औसत लोन राशि काफी बढ़ गई है। 1 मार्च 2002। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Based on the Financial Stability Report by the Reserve Bank of India, what percentage of the gross domestic product did Indian household debt reach by the end of September 2025? Option A 45.5%. Option B 50.0%. Option C 58.4%. Option D 60.6%. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 45.5%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इंडिया का हाउसहोल्ड डेब्ट सितंबर 2025 के अंत तक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 45.5% तक बढ़ गया। इस वृद्धि का एक बड़ा कारण नॉन हाउसिंग रिटेल लोन्स थे। मार्च 2026 तक सभी हाउसहोल्ड बोरोइंग में इन विशिष्ट लोन्स की हिस्सेदारी 58.4% थी। इसके अलावा सिर्फ रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए गए लोन्स कुल हाउसहोल्ड डेब्ट का लगभग आधा हिस्सा है। इसका मतलब है कि लोग स्थायी संपत्ति बनाने के बजाय उपभोग करने के लिए अधिक उधार ले रहे हैं। हाल ही में आरबीआई ने चेतावनी दी है कि उपभोग से बढ़ा हुआ यह डेब्ट भविष्य में आर्थिक स्थिरता को कम कर सकता है। 1 अप्रैल 2002। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। According to the Financial Stability Report by the RBI, what was the share of housing loans valued at 50 lakh and above in the total outstanding housing credit as of March 2026? Option A 44.7%. Option B 50.0%. Option C 58.4%. Option D 60.6%. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 44.7%। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दिखाती है कि लोग घरों के लिए कैसे उधार लेते हैं। इसमें एक बड़ा बदलाव आया है। मार्च 2026 तक 50 लाख रुपए और उससे अधिक के हाउसिंग लोन्स बढ़कर सभी आउटस्टैंडिंग हाउसिंग क्रेडिट का 44.7% हो गए हैं। 1 मई 2002। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 50,000 से कम के पर्सनल लोन्स में फिनटेक का शेयर 56.8% रहा। फिनटेक कंपनीज के स्मॉल पर्सनल लोन्स में बैड लोन रेट 6.4% रहा। 3 या अधिक जगह से लोन लेने वाले माइक्रोफाइनेंस ग्राहक 9.7% रह गए। इंडियन हाउसहोल्ड डेब्ट 2025 में जीडीपी के 45.5% तक पहुंच गया। 50 लाख से अधिक के हाउसिंग लोन्स की हिस्सेदारी 44.7% हो गई है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। As noted in the Financial Stability Report by the Reserve Bank of India, what compound annual growth rate did gold loans register starting from March 2024? Option A 21.0%. Option B 23.0%. Option C 38.3%.
Option D. 42.4%. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 42.4%। जरा सोचिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2024 से गोल्ड लोन्स ने 42.4% का बहुत बड़ा कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज किया है। हाल ही में सोने की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे लोग अपने गहनों पर ज्यादा लोन ले पा रहे हैं। याद रखने वाली बात है, इस तेज ग्रोथ ने गोल्ड लोन्स को नॉन हाउसिंग रिटेल क्रेडिट मार्केट का सबसे बड़ा और तेजी से बढ़ने वाला हिस्सा बना दिया है। अगर हम तुलना करें, तो पूरा नॉन हाउसिंग रिटेल सेक्टर सिर्फ 23% की दर से बढ़ा। इसका मतलब है कि गोल्ड लोन की ग्रोथ बाकी मार्केट की ग्रोथ रेट से लगभग दोगुनी थी। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। According to the Financial Stability Report by the RBI, what percentage of total life insurance payouts came from surrenders and withdrawals during the 2025 to 26 financial year? Option A. 8.1%. Option B. 21.0%. Option C. 36.9%. Option D. 38.3%. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 38.3%। जरा सोचिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 के दौरान कुल लाइफ इंश्योरेंस पे आउट्स में से 38.3% हिस्सा सरेंडर और विड्रॉल का था। हैरानी की बात है, यह राशि मैच्योरिटी बेनिफिट्स के लिए दिए गए पैसे से थोड़ी अधिक थी, जो उसी समय के दौरान 36.9% थी। इसका असल कारण यह है कि महंगाई और आर्थिक दबाव के चलते लोग मैच्योरिटी से पहले ही अपनी पॉलिसी सरेंडर कर रहे हैं। ध्यान दें, क्योंकि ये दोनों आंकड़े एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसलिए यह इंश्योरेंस कंपनियों के एसेट मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा रिस्क पैदा करता है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सामान्य डेथ क्लेम्स कुल पे आउट्स के बहुत छोटे हिस्से, यानी केवल 8.1% पर सेटल हुए। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। According to the Financial Stability Report by the RBI, what did the commission ratio for private life insurance companies increase to during the 2025 to 26 financial year? Option A. 8.1%. Option B. 9.1%. Option C. 9.9%. Option D. 21.0%. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 9.1%। जरा सोचिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का कमीशन रेशियो लगभग दोगुना होकर 9.1% तक पहुंच गया है। इसका असल कारण यह है कि डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राहकों को जोड़ने की लागत बहुत तेजी से बढ़ी है, जिससे मिससेलिंग का खतरा भी बढ़ गया है। ध्यान दें, यह आंकड़ा दिखाता है कि 2021-22 के बाद से नए ग्राहकों को जोड़ने की लागत में भारी उछाल आया है। इसी समय के दौरान प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का कमीशन एक्सपेंस रेशियो भी बहुत तेजी से बढ़ा और यह 21% पर पहुंच गया, जो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके विपरीत पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में केवल मामूली बढ़ोतरी देखी गई है, जहां पिछले 5 वर्षों में उनका कमीशन रेशियो 9.9% पर रहा है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Based on the Financial Stability Report by the Reserve Bank of India, how many customer grievances were recorded in the general insurance sector during the 2025 to 26 financial year? Option A. 1,20,000. Option B.
1,50,000. Option C, 1,78,000. 2 lakhs. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 1,78,000। जरा सोचिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 में जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में ग्राहकों की शिकायतें लगभग 3 गुना बढ़कर 1,78,000 हो गईं। इसका असल कारण यह है कि क्लेम्स मैनेजमेंट, सर्विस की क्वालिटी और ग्राहकों के साथ कम्युनिकेशन में भारी कमियां पाई गई हैं। ध्यान दें, यह तेज उछाल दिखाता है कि ये कंपनियां क्लेम्स हैंडलिंग में कितनी कमजोर हैं। इसके विपरीत लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में शिकायतें वास्तव में कम हुई हैं। इसी दौरान लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की शिकायतें गिरकर 1,20,000 रह गईं। यह एक बहुत बड़ा सुधार है, क्योंकि 2021-22 में यह आंकड़ा 1,50,000 से भी ऊपर था। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। In which specific asset category were structural liquidity breaches detected within the mutual fund industry during March 2026? Option A, within equity market schemes. Option B, within debt market schemes. Option C, within hybrid market schemes. Option D, within commodity market schemes. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी डेब्ट मार्केट स्कीम्स के भीतर। जरा सोचिए, जून 2026 की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कैपिटल मार्केट्स में पैसे के फ्लो पर नजर रखती है। रिपोर्ट के अनुसार म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुछ हिस्सों ने न्यूनतम स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी नियमों को तोड़ा। इसका असल कारण यह है कि डेब्ट फंड्स अक्सर ऐसे बॉन्ड्स में निवेश करते हैं जिन्हें तुरंत बेचना मुश्किल होता है, इसलिए अचानक पैसे निकालने की मांग बढ़ने पर लिक्विडिटी कम हो जाती है। ध्यान दें, ये फेलियर्स मार्च 2026 के दौरान केवल डेब्ट स्कीम्स के अंदर हुए थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों ने इन समस्याओं को बहुत तेजी से सुलझा लिया। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। मार्च 2024 से गोल्ड लोन्स 42.4% की दर से बढ़े। 2025-26 में जीवन बीमा का 38.3% भुगतान सरेंडर था। प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का कमीशन रेशियो बढ़कर 9.1% हो गया। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में ग्राहकों की शिकायतें बढ़कर 1,78,000 हो गईं। मार्च 2026 में डेब्ट फंड्स में लिक्विडिटी नियमों का उल्लंघन हुआ था। चलिए इस सवाल पर नजर डालते हैं। According to the RBI June 2026 Financial Stability Report, what specific threat is officially classified as the leading perceived cybersecurity risk facing the financial sector over the next 12 months? Option A, artificial intelligence-enabled cyber threats. Option B, third-party dependency and supply chain risks. Option C, ransomware attacks on cloud servers. Option D, unauthorized data extraction from mobile apps. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड साइबर थ्रेट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी जून 2026 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में इन खतरों को सबसे बड़ा रिस्क माना है। ध्यान दें, यह आकलन आने वाले अगले 12 महीनों के लिए किया गया है। हाल ही में यह देखा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण हैकिंग और फिशिंग के हमले पहले से कहीं ज्यादा तेज और खतरनाक हो गए हैं। चलिए अब अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को समझते हैं।
Reserve Bank of India June 2026 Financial Stability Report Challenge Hierarchy, what is identified as the second most significant cybersecurity risk capable of rapid propagation across multiple entities? Option A. Third-party dependency and supply chain risks. Option B. Artificial intelligence-enabled cyber threats. Option C. Core banking system logic errors. Option D. Insider data theft and misuse. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी और सप्लाई चेन रिस्क। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार यह पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए दूसरा सबसे बड़ा खतरा है। इसका असल कारण यह है कि आजकल बैंक अपना बहुत सारा काम बाहरी टेक कंपनियों को देते हैं, जिससे किसी एक टेक कंपनी में गड़बड़ी होने पर उसका असर कई सारे बैंकों और फाइनेंशियल ग्रुप्स पर एक साथ पड़ सकता है। आइए एक और महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। Based on the historical tracking parameters in the Reserve Bank of India June 2026 Financial Stability Report, within what strict timeline were recorded cybersecurity incidents systematically contained during the 2025 to 26 financial year? Option A. 12 hours. Option B. 24 hours. Option C. 48 hours. Option D. 72 hours. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 24 घंटे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2025-26 के दौरान जितने भी साइबर हमले हुए, उन्हें सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया गया। हैरानी की बात है कि इस तेजी की वजह से सिस्टम को बहुत कम नुकसान हुआ और किसी भी बड़े आर्थिक नुकसान से पहले ही लोकल लेवल पर खतरे को रोक दिया गया। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। चलिए इस सवाल पर ध्यान देते हैं। As per Reserve Bank of India (RBI) guidelines, what percentage of the guaranteed portion of bank exposures under the Emergency Credit Line Guarantee Scheme 5.0 will attract a 0% risk weight? Option A. 100%. Option B. 75%. Option C. 50%. Option D. 25%. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 75%। यह 0% रिस्क वेट का फायदा केवल स्कीम के 75% गारंटीड हिस्से पर ही मिलेगा, क्योंकि इसमें सेटलमेंट का पैसा 30 दिनों के भीतर मिलने की उम्मीद होती है। याद रखने वाली बात है कि बाकी बचे हुए एक्सपोजर पर सामान्य नियमों के अनुसार ही रिस्क वेट लागू होगा। हाल ही में वेस्ट एशिया क्राइसिस के कारण बिजनेस में आई दिक्कतों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह नई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च की है। आइए अब एक और जरूरी सवाल का जवाब जानते हैं। चलिए इस सवाल को एक्सप्लोर करते हैं। As per RBI guidelines, what are the permitted destinations for the sale proceeds of mutual fund units and National Pension System (NPS) subscriptions held by non-resident Indians (NRIs) and overseas citizens of India (OCIs)? Option A. They can only be deposited into a designated domestic rupee account. Option B. They must be credited exclusively to a non-interest-bearing escrow account. Option C. They can be remitted outside India or credited to any account maintained under deposit regulations. Option D. They must be transferred to the Investor Education and Protection Fund (EPF). सही जवाब है ऑप्शन सी,
यानी रेमिटेड आउटसाइड इंडिया या क्रेडिटेड टू डिपॉजिट अकाउंट। नियमों के अनुसार नॉन रेजिडेंट इंडियंस और ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स और नेशनल पेंशन सिस्टम से मिले हुए पैसे को देश के बाहर भेज सकते हैं या फेमा के तहत खोले गए खाते में जमा कर सकते हैं। इसका असल कारण यह है कि इक्विटी के विपरीत इसमें इन्वेस्टर को अपना पैसा बाहर ले जाने या वापस देश में रखने की पूरी आज़ादी होती है, जिससे उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा कंट्रोल मिलता है। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सबसे बड़ा साइबर खतरा माना है। थर्ड पार्टी पर निर्भरता को दूसरा सबसे बड़ा साइबर रिस्क बताया गया है। 2025-26 के सभी साइबर हमले 24 घंटे में सुलझा लिए गए। इमरजेंसी स्कीम के 75% गारंटीड हिस्से पर 0% रिस्क वेट लगेगा। एनआरआई अपने म्यूचुअल फंड का पैसा देश के बाहर भी भेज सकते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। As per RBI guidelines, where must the proceeds from the purchase or subscription of equity shares of an Indian company listed on an international exchange be deposited? Option A. They must be remitted to a bank account in India or deposited in the Indian company's foreign currency account. Option B. They must be remitted to a central clearing account or deposited in a designated overseas escrow account. Option C. They must be remitted to a state reserve fund or deposited in the international broker's settlement account. Option D. They must be remitted to a nodal agency account or deposited in the host nation's primary regulatory account. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी रिमिटेड टू बैंक अकाउंट इन इंडिया या डिपॉजिटेड इन द फॉरेन करेंसी अकाउंट। हाल ही में सरकार ने नियमों में बदलाव करके कंपनियों को इंटरनेशनल एक्सचेंज पर शेयर लिस्ट करने की छूट दी है, जिसका एक बड़ा उदाहरण गिफ्ट सिटी है। याद रखने वाली बात है, जब कोई विदेशी खरीदार इन शेयर्स को खरीदता है तो उसका पेमेंट सीधा इंडियन कंपनी के फॉरेन करेंसी अकाउंट में आना चाहिए या फिर इनवार्ड रेमिटेंस के जरिए आना चाहिए। अगर भविष्य में ये शेयर्स बेचे जाते हैं तो टैक्स चुकाने के बाद बची हुई रकम को वापस विदेश भेजा जा सकता है, जिससे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलता है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Which schedule of the Foreign Exchange Management, non-debt instruments, rules dictates the amended rules permitting all persons resident outside India, PROIs, to directly invest in equity instruments of listed Indian companies? Option A. Schedule 2. Option B. Schedule 3. Option C. Schedule 4. Option D. Schedule 6. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी शेड्यूल 3। इसका असल कारण यह है कि जून 2026 के नए नियमों ने निवेश के ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है। ध्यान दें, पहले शेड्यूल 3 के तहत सिर्फ एनआरआई और ओसीआई को ही सीधे निवेश की अनुमति थी, लेकिन अब इसे बदलकर सभी ओवरसीज इंडिविजुअल्स के लिए खोल दिया गया है। जरा सोचिए, इस ऐतिहासिक बदलाव से दुनिया भर के रिटेल इन्वेस्टर्स सीधे लिस्टेड इंडियन कंपनीज में पैसा लगा सकते हैं और अपने शेयर्स किसी दूसरे विदेशी व्यक्ति को ट्रांसफर या सेल भी कर सकते हैं। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। What is the maximum individual equity investment limit for overseas foreign individuals in a listed Indian company before the holding is automatically reclassified as foreign direct investment, FDI? Option A. 5%. Option B. 24%. Option C.
10%. Option D. 49%. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 10%। याद रखने वाली बात है, नए नियमों के मुताबिक कोई भी विदेशी व्यक्ति किसी एक भारतीय कंपनी में अधिकतम 10% तक ही निवेश कर सकता है। हैरानी की बात है, पहले यह लिमिट सिर्फ 5% हुआ करती थी। इसके साथ ही सभी विदेशी व्यक्तियों का कुल निवेश 24% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर कोई निवेशक 10% की सीमा को पार कर लेता है और तय समय में इसे कम नहीं करता, तो उस निवेश को स्वचालित रूप से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई मान लिया जाएगा, जिस पर अलग से सेक्टोरल कैप्स लागू होंगे। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Which type of account are authorized dealer (AD) banks permitted to open for eligible overseas individuals to exclusively route inward remittances, investments, and post-tax sale proceeds? Option A. Designated repatriable rupee account. Option B. Special non-resident rupee account. Option C. Standard portfolio investment account. Option D. Consolidated foreign exchange account. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी डेसिग्नेटेड रिपेट्रिएबल रूपी अकाउंट। हाल ही में विदेशी निवेशकों की सुविधा के लिए यह विशेष खाता शुरू किया गया है, ताकि निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके। ध्यान दें, ऑथराइज्ड डीलर यानी एडी बैंक्स विदेशी व्यक्तियों के लिए यह अकाउंट खोलते हैं, ताकि वे बिना किसी रुकावट के इनवार्ड रेमिटेंसेस प्राप्त कर सकें। इसका असल कारण यह है कि जब कोई विदेशी निवेशक अपने शेयर बेचता है, तो टैक्स कटने के बाद बची हुई रकम इसी रूपी अकाउंट में आती है, जिसे वह पुरानी और जटिल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम का इस्तेमाल किए बिना सीधे अपने देश वापस भेज सकता है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। What distinct reporting category must authorized dealer (AD) banks use to accurately report all equity market transactions undertaken by overseas individuals to enforce the new investment thresholds? Option A. Qualified Foreign Investor (QFI). Option B. Non-resident Portfolio Investor (NRPI). Option C. Foreign Portfolio Investor (FPI). Option D. Individual Foreign Investor (IFI). सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर। जरा सोचिए, नए नियमों के तहत जब दुनिया भर के रिटेल इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगाएंगे, तो उनकी निगरानी बहुत जरूरी हो जाएगी। याद रखने वाली बात है, निवेश की सीमाओं को सख्ती से लागू करने के लिए एडी बैंक्स को अब इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर यानी आईएफआई नामक एक नई रिपोर्टिंग कैटेगरी का इस्तेमाल करना होगा। इसके जरिए बैंक्स यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी विदेशी व्यक्ति 10% वाली व्यक्तिगत सीमा और सभी विदेशी मिलकर 24% वाली कुल सीमा का उल्लंघन न करें। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। शेयर्स का पैसा भारत के बैंक या फॉरेन करेंसी अकाउंट में आना चाहिए। फेमा के शेड्यूल 3 ने सभी विदेशी निवासियों को सीधे निवेश की छूट दी है। विदेशी व्यक्तियों के लिए अधिकतम निवेश की सीमा 10% तय की गई है। निवेश और बिक्री के पैसे के लिए डेसिग्नेटेड रिपेट्रिएबल रूपी अकाउंट खोला जाता है। सभी विदेशी लेनदेन की निगरानी के लिए इंडिविजुअल फॉरेन इन्वेस्टर कैटेगरी का इस्तेमाल होता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जिसे 2016 में शुरू किया गया था।
वर्तमान में इस सिंगल प्लेटफॉर्म से कितने बैंक जुड़े हुए हैं? The Unified Payments Interface is a real-time digital payment system that was introduced in 2016. How many banks are currently connected to this single platform? Option A. 100 banks. Option B. 540 banks. Option C. 713 banks. Option D. 201 banks. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 713 बैंक। जरा सोचिए, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जो साल 2016 में शुरू हुआ था। यह सिस्टम अब पूरे इंडिया के 713 बैंक को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। इसका असल कारण यह है कि हाल ही में यह डिजिटल इकोनॉमी का अहम हिस्सा बन गया है और भारत के कुल डिजिटल पेमेंट्स का लगभग 85% हिस्सा इसी से होता है। यह सिस्टम कई बैंक अकाउंट्स को एक सिंगल मोबाइल ऐप में ले आता है, जिससे आप पैसे भेजने, मर्चेंट पेमेंट करने और पेमेंट मांगने का काम आसानी से कर सकते हैं। फिलहाल लगभग 540.27 मिलियन इंडिविजुअल यूजर और 100 मिलियन रजिस्टर्ड सेलर इस एक्टिव सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। पिछले एक दशक में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर कुल ट्रांजैक्शन की संख्या में लगभग 12,000 गुना की ग्रोथ हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए कुल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना दर्ज किया गया था? Over the last decade, the total number of transactions on the Unified Payments Interface has grown by almost 12,000 times. What was the total transaction volume recorded for the financial year 2025 to 26? Option A. 314 crore transactions. Option B. 2 crore transactions. Option C. 4,000 crore transactions. Option D. 24,162 crore transactions. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन। हैरानी की बात है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए होने वाले पेमेंट्स की कुल संख्या फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के 2 करोड़ ट्रांजैक्शन से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 24,162 करोड़ ट्रांजैक्शन के पार पहुंच गई है। यह 10 साल की ग्रोथ कुल पेमेंट्स की संख्या में लगभग 12,000 गुना का इंक्रीज दिखाती है। हाल ही में इस सिस्टम ने एक और रिकॉर्ड बनाया है, जहां डेली एवरेज ट्रांजैक्शन 66 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है। इसी समय के दौरान इन पेमेंट्स की असली मनी वैल्यू भी तेजी से बढ़ी है। यह फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में 0.07 लाख करोड़ रुपए से शुरू होकर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में लगभग 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। वैल्यू में इस बदलाव का सीधा मतलब है कि भेजा गया कुल पैसा अब पहले के मुकाबले 4,000 गुना से भी अधिक है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रूल्स के तहत बैंकों को सेविंग्स अकाउंट में जमा किए गए नकद की रिपोर्ट करनी होती है। एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम कुल कितनी रकम होने पर यह रिपोर्टिंग जरूरी हो जाती है? Under the Statement of Financial Transactions (SFT) rules, banks must report cash deposits made into savings accounts. What is the minimum total amount in a financial year that triggers this reporting requirement? Option A. 5 lakh rupees or more. Option B. 10 lakh rupees or more. Option C. 30 lakh rupees or more. Option D. 50 lakh rupees or more.
सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 10 लाख रुपए या उससे अधिक। याद रखने वाली बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रूल्स के तहत बैंकों को सेविंग्स अकाउंट में किए गए कैश डिपॉजिट की रिपोर्ट करनी होती है। यह रिपोर्टिंग तब होती है जब किसी एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में किए गए कैश डिपॉजिट की कुल रकम 10 लाख रुपए या उससे अधिक हो जाती है। हाल ही में सरकार ने ड्राफ्ट टैक्स रूल्स में यह भी साफ किया है कि यह लिमिट किसी एक दिन की नहीं, बल्कि पूरे साल के कुल डिपॉजिट को जोड़कर देखी जाती है। इसलिए ग्राहकों को अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का सही रिकॉर्ड रखना चाहिए। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार बैंकों को करंट अकाउंट में होने वाले कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की रिपोर्ट करनी होती है। एक फाइनेंशियल ईयर में वह सामान्य लिमिट क्या है जिस पर यह रिपोर्टिंग जरूरी हो जाती है? The Income Tax Department requires banks to report cash deposits and cash withdrawals transacted in current accounts. What is the general threshold amount in a financial year that triggers this reporting requirement? Option A, 10 lakh rupees or more. Option B, 20 lakh rupees or more. Option C, 50 lakh rupees or more. Option D, 1 crore rupees or more. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 50 लाख रुपए या उससे अधिक। ध्यान दें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रूल्स के तहत बैंकों को करंट अकाउंट में किए गए कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल दोनों की रिपोर्ट करनी होती है। यह रिपोर्टिंग तब ट्रिगर होती है जब एक फाइनेंशियल ईयर में कुल ट्रांजैक्शन 50 लाख रुपए या उससे अधिक तक पहुंच जाते हैं। इसका असल कारण यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बड़े ट्रांजैक्शन पर नजर रखने के लिए एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जैसे टूल्स का इस्तेमाल करता है। इससे बिजनेस और व्यापारियों के कैश फ्लो पर पारदर्शिता बनी रहती है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। बैंकों को फिक्स्ड डिपॉजिट ट्रांजैक्शन के साथ साथ बैंक ड्राफ्ट और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए किए गए कैश पेमेंट की भी रिपोर्ट करनी होती है। एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम कुल कितनी रकम होने पर इन ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करनी पड़ती है? Banks must report fixed deposit transactions as well as cash payments for bank drafts and prepaid instruments. What is the minimum total amount in a financial year that makes these transactions reportable? Option A, 2 lakh rupees or more. Option B, 5 lakh rupees or more. Option C, 10 lakh rupees or more. Option D, 50 lakh rupees or more. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 10 लाख रुपए या उससे अधिक। ध्यान दें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रूल्स के तहत बैंकों को फिक्स्ड डिपॉजिट ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करनी अनिवार्य है। इन फिक्स्ड डिपॉजिट को रिपोर्ट करने की लिमिट 10 लाख रुपए या उससे अधिक है। इसका असल कारण यह है कि टैक्स अधिकारी यह देखना चाहते हैं कि बड़ी संपत्ति का निर्माण आपके घोषित आय से मेल खाता है या नहीं। इसके अलावा बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, बैंकर चेक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स के लिए किए गए कैश पेमेंट की भी रिपोर्ट करनी होती है। यह रिपोर्टिंग तब लागू होती है जब एक फाइनेंशियल ईयर में कुल कैश पेमेंट 10 लाख रुपए या उससे अधिक तक पहुंच जाता है। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक ही प्लेटफॉर्म पर 713 बैंक को जोड़ता है। 2025-26 में यूपीआई ट्रांजैक्शन 24,162 करोड़ हुए।
बैंक एक साल में 10 लाख रुपए के सेविंग्स डिपॉजिट की रिपोर्ट करते हैं। करंट अकाउंट के 50 लाख रुपए से अधिक कैश डिपॉजिट की रिपोर्ट की जाती है। फिक्स्ड डिपॉजिट के लिए 10 लाख रुपए के कैश पेमेंट रिपोर्ट किए जाते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। The Statement of Financial Transactions (SFT) rules track payments made toward settling credit card bills. What is the minimum cash payment amount that forces a bank to report this event? Option A. 1 lakh rupees or more. Option B. 2 lakh rupees or more. Option C. 5 lakh rupees or more. Option D. 10 lakh rupees or more. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 लाख रुपए या उससे अधिक। ध्यान दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रूल्स के तहत यह नियम बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति अपने क्रेडिट कार्ड बिल के लिए नकद में 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का पेमेंट करता है, तो बैंक को यह रिपोर्ट करना होता है। हाल ही में टैक्स चोरी रोकने और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट को पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। याद रखने वाली बात है, अगर यही पेमेंट किसी भी नॉन कैश तरीके जैसे नेफ्ट, आरटीजीएस या यूपीआई से की जाए, तो रिपोर्टिंग की सीमा 10 लाख रुपए हो जाती है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं। The Income Tax Department tracks direct cash receipts for the sale of goods or services. What cash limit in a single transaction triggers required reporting by the seller? Option A. More than 1 lakh rupees. Option B. More than 2 lakh rupees. Option C. More than 5 lakh rupees. Option D. More than 10 lakh rupees. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 2 लाख रुपए से अधिक। ध्यान दें, जब कोई सामान या सर्विस बेची जाती है और एक ही ट्रांजैक्शन में 2 लाख रुपए से ज्यादा नकद मिलता है, तो उसे रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इसका असल कारण यह है कि सेक्शन 269 एसटी के तहत नकद लेनदेन को सीमित किया गया है। हैरानी की बात है, अगर इस नियम का उल्लंघन होता है, तो रिसीवर पर पूरी रकम के बराबर की पेनाल्टी लग सकती है। इसलिए टैक्स ऑडिट वाले हर व्यक्ति को इसे रिपोर्ट करना जरूरी होता है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। The Statement of Financial Transactions (SFT) framework requires the reporting of funds received from an individual for the sale of foreign currency. What is the limit within a single fiscal year that triggers this reporting requirement? Option A. 1 lakh rupees or more. Option B. 5 lakhs or more. Option C. 10 lakhs or more. Option D. 50 lakhs or more. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 10 लाख रुपए या उससे अधिक। याद रखने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति किसी फॉरेन करेंसी की खरीद के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा देता है, तो उसे रिपोर्ट किया जाता है। हाल ही में फेमा के तहत विदेशी लेनदेन पर नजर रखने के लिए इसे सख्त किया गया है। इसमें किसी भी फॉरेक्स कार्ड, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और ट्रैवलर चेक के जरिए खर्च की गई रकम भी शामिल होती है, जिसे टैक्स डिपार्टमेंट को बताना जरूरी है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए इस सवाल पर नजर डालते हैं। The Statement of Financial Transactions (SFT) rules track capital investments into corporate bonds or debentures.
What is the total investment amount in a financial year that requires a bank to report the event? Option A. 2 lakh rupees or more. Option B. 5 lakh rupees or more. Option C. 10 lakh rupees or more. Option D. 30 lakh rupees or more. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 10 लाख रुपए या उससे अधिक। ध्यान दें, जब कोई निवेशक कॉरपोरेट बॉन्ड्स या डिबेंचर्स में नया निवेश करता है, तो बैंकों और कंपनियों को इसकी जानकारी देनी होती है। यह रिपोर्टिंग तब शुरू होती है जब एक फाइनेंशियल ईयर में निवेश 10 लाख रुपए के आंकड़े को छू लेता है। याद रखने वाली बात है, इस नियम में पुराने बॉन्ड्स का बॉन्ड रिन्यूअल शामिल नहीं होता है। इसका असल कारण यह है कि टैक्स डिपार्टमेंट सिर्फ नए कैपिटल फ्लो पर नजर रखना चाहता है। चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए इस सवाल को समझते हैं। Under the Statement of Financial Transactions (SFT) framework, money spent to buy corporate shares or buy back shares from individuals is reported to the tax department. What is the total monetary limit in a financial year that triggers this reporting? Option A. 1 lakh rupees or more. Option B. 5 lakh rupees or more. Option C. 10 lakh rupees or more. Option D. 50 lakh rupees or more. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 10 लाख रुपए या उससे अधिक। जरा सोचिए, शेयर बाजार में निवेश पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कड़ी नजर होती है। अगर कोई व्यक्ति कॉरपोरेट शेयर्स खरीदने में या कंपनी बायबैक के दौरान 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा खर्च करती है, तो यह एक रिपोर्टेबल इवेंट बन जाता है। ध्यान दें, इसमें शेयर एप्लीकेशन का पैसा भी शामिल होता है। हैरानी की बात है, बायबैक के मामले में यह नियम तभी लागू होता है जब शेयर्स ओपन मार्केट के बाहर से खरीदे गए हों। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्रेडिट कार्ड के नकद पेमेंट की रिपोर्टिंग लिमिट 1 लाख रुपए है। सर्विस या सामान पर 2 लाख रुपए से ज्यादा का नकद रिसीप्ट रिपोर्टेबल है। फॉरेन करेंसी खरीदने पर 10 लाख रुपए की लिमिट पार होते ही रिपोर्टिंग होगी। कॉरपोरेट बॉन्ड्स में 10 लाख रुपए के नए निवेश को रिपोर्ट किया जाता है। 10 लाख रुपए के कॉरपोरेट शेयर्स या बायबैक पर टैक्स रिपोर्ट करना जरूरी है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। The Income Tax Department tracks funds received from an individual for purchasing units of mutual fund schemes. What is the minimum threshold amount in a fiscal year that triggers mandatory reporting while excluding scheme-to-scheme transfers? Option A. 5 lakhs or more. Option B. 10 lakhs or more. Option C. 20 lakhs or more. Option D. 30 lakhs or more. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 10 लाख या उससे अधिक। इसका असल कारण यह है कि इंडिया के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने के लिए फॉर्म 61 लागू किया है 1 जनवरी 2002। अगले सवाल में हम एक और महत्वपूर्ण नियम के बारे में जानेंगे। चलिए इस सवाल पर नजर डालते हैं। Under the Statement of Financial Transactions (SFT) framework, registrars must report the purchase or sale of immovable property. What is the minimum property valuation amount determined by the Stamp Valuation Authority that forces this reporting? Option A.
10 lakh rupees or more. Option B. 20 lakh rupees or more. Option C. 30 lakh rupees or more. Option D. 50 lakh rupees or more. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 30 लाख रुपए या उससे अधिक। जरा सोचिए, जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं, तो स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के अनुसार यदि कीमत 30 लाख या उससे अधिक है, तो रजिस्ट्रार को इसकी रिपोर्ट करनी होती है। हाल ही में यह सारा डेटा सीधे आपके एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली दिखने लगता है, जिससे टैक्स इवेजन को रोका जा सके। 2 जनवरी 2003। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए इस सवाल को डिस्कस करते हैं। The European Securities and Markets Authority, ESMA, officially restored the recognition of the Clearing Corporation of India, CCIL, under the European Market Infrastructure Regulation, EMIR. Which specific transactions does the Clearing Corporation of India, CCIL, clear as a central counterparty? Option A. Transactions in government securities, foreign exchange, money markets, and interest rate derivatives. Option B. Transactions involving direct inspection and audit rights over Indian clearing corporations. Option C. Transactions related to increased capital requirements for European banks. Option D. Transactions establishing a framework for supervisory cooperation and information sharing. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी ट्रांजैक्शंस इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, मनी मार्केट्स और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। हाल ही में यूरोपियन सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स अथॉरिटी ने क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की मान्यता बहाल कर दी है, जो 30 जून 2026 से प्रभावी हो गई है। 3 जनवरी 2002। अगले सवाल में हम एक और दिलचस्प फैक्ट पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल पर फोकस करते हैं। What percentage of all operating businesses globally is made up of micro, small and medium enterprises, MSMEs? Option A. 31%. Option B. 50%. Option C. 75%. Option D. 90%. सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 90%। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में काम कर रहे कुल बिजनेसेस में से 90% हिस्सा माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज का है। इसका असल कारण यह है कि ये छोटे बिजनेस ग्लोबल इकोनॉमी की रीढ़ माने जाते हैं, जो कुल ग्लोबल जीडीपी में लगभग 50% का योगदान देते हैं। 4 जनवरी 2002। चलिए अब आज के आखिरी सवाल को देखते हैं। चलिए इस सवाल को समझते हैं। What percentage share does the micro, small and medium enterprises, MSME, sector contribute to the national GDP of India? Option A. 25%. Option B. 31%. Option C. 50%. Option D. 90%. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 31%। ध्यान दें, इंडिया की इकोनॉमी में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सेक्टर का योगदान राष्ट्रीय जीडीपी में 31% है। हाल ही में सरकार ने इस योगदान को बढ़ाकर 50% तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, ताकि भारत को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जा सके। 5 जनवरी 2001। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं।
म्यूचुअल फंड के लिए रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड 10 लाख रुपए है। प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन रिपोर्टिंग के लिए थ्रेशोल्ड 30 लाख रुपए है। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मुख्य रूप से सिक्योरिटीज और मनी मार्केट्स को क्लियर करता है। दुनिया भर के 90% बिजनेस एमएसएमई सेक्टर से हैं। एमएसएमई सेक्टर भारत की जीडीपी में 31% का योगदान देता है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। How many individuals are officially employed by the micro, small and medium enterprises (MSME) sector in India? Option A. Over 150 million individuals. Option B. Over 320 lakh individuals. Option C. Over 320 million individuals. Option D. Over 500 million individuals. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 320 मिलियन से अधिक लोग। इंडिया में एमएसएमई सेक्टर देश भर में बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करता है और आधिकारिक तौर पर 320 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। हाल ही में सामने आए इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार यह सेक्टर एग्रीकल्चर के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर बन गया है। ध्यान दें, घरेलू स्तर पर रोजगार के इतने बेहतरीन आंकड़े होने के बावजूद जब बात ग्लोबल वैल्यू चेन से जुड़ने की आती है तो यह सेक्टर अभी भी काफी पीछे है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। Who is required to provide web-based access to constituent gilt account holders under the RBI Retail Direct Scheme? Option A. Direct members of the Negotiated Dealing System Order Matching (NDSOM) platform. Option B. Primary dealers of the Clearing Corporation of India Ltd (CCIL) platform. Option C. Custodian banks of the Depository Participant (DP) platform. Option D. Stock brokers of the Bombay Stock Exchange (BSE) platform. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी एनडीएसओएम के डायरेक्ट मेंबर्स। जून 2026 के ड्राफ्ट डायरेक्शंस के तहत जिन इन्वेस्टर्स के पास रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट्स हैं, वे सीधे नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसका असल कारण यह है कि रिजर्व बैंक ने 30 से ज्यादा पुराने नियमों को मिलाकर एक नया नियम बनाया है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स आसानी से ट्रेडिंग कर सकें। इस प्लेटफॉर्म के डायरेक्ट मेंबर्स को यह सुविधा देनी होती है कि वे अपने इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के मांगने पर उन्हें वेब के जरिए एक्सेस प्रदान करें। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। How can investors maintaining demat accounts with SCBI registered depositories access the government securities (GSEC) market? Option A. By using the Stock Broker Connect facility. Option B. By using the Retail Direct Gilt facility. Option C. By using the Mutual Fund Central facility. Option D. By using the Primary Dealer Network facility. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट फैसिलिटी का उपयोग करके। जिन इन्वेस्टर्स के पास सेबी रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी में डीमैट अकाउंट्स हैं, उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में निवेश करने की अनुमति है। यह एक्सेस उन्हें स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट फैसिलिटी के माध्यम से मिलता है। हाल ही में इस सुविधा को शुरू किया गया है, जिसका सेटलमेंट सीसीआईएल के जरिए किया जाता है। याद रखने वाली बात है, यह पूरी प्रक्रिया उन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बैंकों से बिल्कुल अलग है जो एनडीएसओएम प्लेटफॉर्म के डायरेक्ट मेंबर्स हैं। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे।
चलिए इस सवाल को देखते हैं। What is the settlement cycle for all government securities transactions? Option A. On a T plus 1 basis. Option B. On a T plus 2 basis. Option C. On a T plus 0 basis. Option D. On a T plus 3 basis. सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी T+1 बेसिस पर। सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट ट्रेड के ठीक एक दिन बाद होना चाहिए, जिसे T+1 बेसिस कहा जाता है। हैरानी की बात है, हालांकि घरेलू इन्वेस्टर्स के लिए यह नियम फिक्स है, लेकिन विदेशी इन्वेस्टर्स को T+1 या T+2 बेसिस चुनने की छूट दी गई है। ध्यान दें, यह सेटलमेंट हमेशा डिलीवरी वर्सेस पेमेंट मेथड का उपयोग करके किया जाना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया CCIL या रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य क्लियरिंग एजेंसी के माध्यम से पूरी की जाती है। अगले सवाल में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए इस सवाल को देखते हैं। What is the short position limit for liquid government securities? Option A. 1% of the outstanding stock or 250 crore rupees, whichever is higher. Option B. 2% of the outstanding stock or 500 crore rupees, whichever is higher. Option C. 5% of the outstanding stock or 1000 crore rupees, whichever is higher. Option D. 10% of the outstanding stock or 2500 crore rupees, whichever is higher. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 2% या 500 करोड़ रुपए, जो भी अधिक हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ड्राफ्ट डायरेक्शंस के अनुसार लिक्विड गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए शॉर्ट पोजीशंस की अधिकतम सीमा कुल बकाया स्टॉक का 2% या 500 करोड़ रुपए तक सीमित की गई है। इन दोनों में से जो भी आंकड़ा बड़ा होता है, उसे ही लागू किया जाता है। इसका असल कारण यह है कि रिजर्व बैंक मार्केट में रिस्क को कंट्रोल करना चाहता है, और यही वजह है कि नॉन लिक्विड सिक्योरिटीज के लिए यह लिमिट सिर्फ 1% या 250 करोड़ रुपए ही रखी गई है। चलिए अब पिछले सवालों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। MSME सेक्टर भारत में 320 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। NDSOM के डायरेक्ट मेंबर्स को इन्वेस्टर्स के लिए वेब बेसिस एक्सेस देना अनिवार्य है। डीमैट अकाउंट वाले इन्वेस्टर्स स्टॉक ब्रोकर कनेक्ट फैसिलिटी के जरिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में आ सकते हैं। सभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शंस का सेटलमेंट ट्रेड के एक दिन बाद T+1 बेसिस पर होता है। लिक्विड गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए शॉर्ट सेलिंग लिमिट 2% या 500 करोड़ रुपए तय है। तो दोस्तों, इसी के साथ जनवरी से जून 2026 तक की हमारी RBI सर्कुलर्स और बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज का पार्ट 3 यहीं एंड होता है। हमने आपके लिए टोटल 700 प्लस MCQs तैयार किए हैं, जिन्हें हम इसी तरह मल्टीपल पार्ट्स में लेकर आएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे इसके अगले पार्ट 4 में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, पार्ट 4 देखना बिल्कुल मिस मत करिएगा।